हेलो फ्रेंड, दिस इज शिवानी चौहान। वेलकम टू इजी पथ एजुकेशन। आज हम बात करेंगे आईटेप सेकंड सेमेस्टर के अंडरस्टैंडिंग इंडिया के बारे में। अंडरस्टैंडिंग इंडिया सेकंड पार्ट जो आपका सेकंड सेम में है, अंडरस्टैंडिंग इंडिया इंडियन इथोस एंड नॉलेज सिस्टम में, उसकी हम यूनिट 4 को करेंगे। तो यूनिट 4 में हम पार्ट 1 करेंगे आज, हिस्ट्री ऑफ लिंग्विस्टिक इन इंडिया। तो हम जो ये अंडरस्टैंडिंग इंडिया है इसको ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे, पहले यूनिट 4, फिर यूनिट 3, फिर यूनिट 2, फिर यूनिट 1। ओके, तो ऐसे स्टार्ट करेंगे क्योंकि जो 4th यूनिट है वो बहुत छोटी है, आपकी 1 या 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगी। उससे बाद फिर 3rd, फिर 2nd और फिर 1st। तो फर्स्ट ज़्यादा टिपिकल है, जो उसको टाइम लगेगा कंप्लीट होने में, क्योंकि उसमें जो अलग अलग जो टॉपिक्स हैं वो आपके एक तरह से उसकी बहुत बड़ी वीडियो बनेगी ना। तो हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 4 से हमारे अंडरस्टैंडिंग इंडिया को। आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ लिंग्विस्टिक इन इंडिया। इट मीन्स कि जो भाषा विज्ञान है, हमारी भाषा विज्ञान की कैसी हिस्ट्री रही है, कैसे लैंग्वेज जो लैंग्वेज हम देखते हैं, जो भाषा जो कम्युनिकेशन में यूज़ करते हैं, उसका कैसे डेवलपमेंट हुआ है ना, कैसे हमारे पास आई है। इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे आज। सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। तो इंट्रोडक्शन में देखेंगे द हिस्ट्री ऑफ लिंग्विस्टिक इन इंडिया इज रिच, की लिंग्विस्टिक की जो हिस्ट्री है, मतलब भाषा विज्ञान की जो एक तरह से इतिहास है, वो अत्यंत समृद्ध रहा है। हमें बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं, है ना। अगर हम वैदिक टेक्स्ट को पढ़ेंगे, हमारे वेदों को पढ़ेंगे, उपनिषद को पढ़ेंगे, ग्रामर को पढ़ेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें हमें पता चलेंगी कि कैसे डेवलप हुई हैं। ये जो हिस्ट्री ऑफ लिंग्विस्टिक है वो किस में ज़्यादा छुपी हुई है। सबसे पहले तो एंशिएंट ओरल ट्रेडिशन में हमने देखा है, हम अभी तक पढ़ते आए हैं आपके फर्स्ट सेम से, कि हमारी जो पहले की ज्ञान था, हमारे जो पहले की नॉलेज थी या फिर ट्रांसफर ऑफ नॉलेज थी, वो ओरल मीडियम से या फिर मौखिक भाषा से ज़्यादा दिया जाता था, है ना। तो मौखिक से ही पढ़ाते थे, मतलब जो गुरु होते थे वो शिष्य को बोलकर ही पढ़ाते थे, लिखना बहुत कम होता था। हमें किससे मिलता है? ओरल ट्रेडिशन से मिलता है, स्क्रिप्चुरल एक्सेजीज से मिलता है, मतलब शास्त्रीय व्याख्याओं से हमें देखने को मिलता है हमारा क्या, लिंग्विस्टिक के बारे में, और ग्रामेटिकल ट्रेडिशन से देखने को मिलता है, मतलब व्याकरण परंपराओं में गहराई से निहित है क्या, हमारी भाषा विज्ञान। ओके, इंडियाज लिंग्विस्टिक इवॉल्व फ्रॉम अ नीड टू प्रिजर्व सैक्रेड टेक्स्ट। जो इंडिया की जो लिंग्विस्टिक है उसकी उत्पत्ति हुई है पवित्र ग्रंथों को सुरक्षित रखने के लिए, है ना। हम जो लिखते हैं चीज़ें, हम आज जो लिख रहे हैं वो क्यों हैं? क्या अब भी ऐसा हो सकता था कि हम बोल के ही सारी चीज़ें याद करें? ये बहुत कम टाइम तक पॉसिबल था। अब जैसे हम देखते हैं कि इतनी कॉम्प्लेक्सिटी आ गई है सब चीज़ों में, हम इतनी सारी चीज़ें याद नहीं कर सकते, इसलिए ये जो राइटिंग है वो भी इवॉल्व हुई, है ना। जो हमारे इंडिया की लिंग्विस्टिक है, मतलब भाषा विज्ञान है, वो हमारे सैक्रेड टेक्स्ट की नीड को रखने के लिए या फिर उसको सुरक्षित रखने के लिए बनाया गया, उसकी उत्पत्ति हुई। भाषा संरचनाओं को समझने के लिए, मतलब हमारी जो लैंग्वेज स्ट्रक्चर्स हैं, कैसे हम यूज़ करते हैं लैंग्वेज को, और फैसिलिटेट कम्युनिकेशन, कैसे हमें बात करना है अक्रॉस डाइवर्स लिंग्विस्टिक कम्युनिटीज़। अब जो अलग अलग लिंग्विस्टिक कम्युनिटीज़ हैं, जैसे केरल में अलग भाषा बोली जाएगी, है ना, तमिलनाडु में अलग भाषा बोली जाएगी, तो डिफरेंट कम्युनिटीज़ से हमें कैसे बातचीत करनी है वो सब आ जाता है हमारे लिंग्विस्टिक में। ओके, तो इसलिए ये लिंग्विस्टिक मतलब भाषा विज्ञान की उत्पत्ति हुई है। आफ्टर दैट इज एंशियंट इंडियन लिंग्विस्टिक कॉन्सेप्चुलाइजेशन एंड फाउंडेशन। तो ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया और फाउंडेशन कैसे हुई किसकी? एंशियंट इंडियन लिंग्विस्टिक की। हम बात करेंगे अभी जो हमारी एक तरह से जो पुरानी जो एंशियंट लिंग्विस्टिक है, भाषा विज्ञान है, उसके बारे में। तो सबसे पहले इंडियन लिंग्विस्टिक ट्रेडिशन कब आया? वैदिक पीरियड से स्टार्ट होता है, जो 1500 BCE बिफोर कॉमन एरा से लेके 500 BCE तक था, एंड वर इनिशियली ऑरली। और उससे पहले जो था वो कैसे थी, मतलब जो पहले जो हमें ज्ञान मिलता था, पहले जो हमारे पास चीज़ें थी, है ना, हमारी नॉलेज थी, वो इसके रूप में थी, ओरली थी, मतलब मौखिक रूप में बहुत ज़्यादा थी। द प्राइमरी कंसर्न वॉज द प्रिजर्वेशन एंड करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ सैक्रेड टेक्स्ट। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया, क्योंकि अब ये जो चीज़ थी, जो हमारे पास एक तरह से वेद थे, उपनिषद थे, ये सब क्या थे, मतलब ओरली रूप में ज़्यादा थे, हमारा जो ज्ञान था वो ओरली था। तो इसलिए सबसे बड़ा जो कंसर्न था, सबसे बड़ा जो एक तरह से उद्देश्य था, वो था कि हम अपने जो सैक्रेड टेक्स्ट हैं, जो हमारे पवित्र ग्रंथ हैं, उनको प्रिजर्व कैसे करें, उनका संरक्षण कैसे करें, और उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन कैसे करें। तो इस पे सबसे ज़्यादा जोर डाला गया, इसलिए ये जो हमारी इंडियन लिंग्विस्टिक है उसकी उत्पत्ति हुई, है ना, वो उत्पन्न हुआ। स्पेशली द वेदास विच वर कंसिडर्ड डिवाइनली रिवील्ड, जिसको हम बोलते हैं, जो हमारे वेदास हैं वो भगवान, एक तरह से दिव्य ज्ञान जिससे हमें मिलता है, हमें दिव्य ज्ञान हो जाता है, एक तरह से एनलाइटमेंट प्राप्त होता है।
उसका जो मीडियम है वो वेदास थे, तो उनको लिखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ी ताकि हम उन्हें प्रिजर्व कर सकें। एंड हैड टू बी रिसाइटेड एक्यूरेटली टू रिटेन देयर एफिकेसी, और उनका सही उच्चारण करना बहुत ज़्यादा आवश्यक था। जैसे हमने बहुत सारी क्लासेस में, लैंग्वेज की क्लासेस में पढ़ा होगा, आपके वर्ड्स हैं उनकी अलग अलग एक तरह से प्रोनाउंसिएशन होती है ना। जैसे सी एच आप कभी सी एच चेयर बोलोगे, है ना, कभी सी एच आप शैम्पेन बोलोगे, तो दोनों सी एच और सी एच ही है ना। तो कैसे इस तरह की, जैसे आपका सही बोलने का तरीका बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि कैसे आप बोलोगे, है ना, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी किसके लिए, हमारी वेदास को पढ़ने के लिए। ओके, तो उसके बाद आता है द रोल ऑफ ओरल ट्रेडिशन। तो ओरल ट्रेडिशन का क्या रोल रहा इसमें? सो वेदास वर कंपोज एंड ट्रांसमिटेड ओरली फॉर सेंचुरीज बिफोर राइटिंग डाउन, रिटन डाउन, कि लिखने से पहले उनको ओरली ही ट्रांसमिट किया गया था एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक, मौखिक रूप से ही बताया गया था गुरुओं के द्वारा। द प्रिसाइज फोनेटिक आर्टिकुलेशन एंड इंटोनेशन वर क्रूशियल, मतलब क्या, इनके शुद्ध उच्चारण और स्वर की शुद्धता क्या थी, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थी, जिससे ध्वनि विज्ञान का विकास हुआ। हमने पढ़ा फोनेटिक्स। फोनेटिक्स क्या होता है कि किस तरह से हम किसी वर्ड का साउंड करते हैं, कोई वर्ड कैसे साउंड करता है, उसकी जो स्टडी होती है वो फोनेटिक्स होती है, दैट इज ध्वनि विज्ञान। तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था कि हम किसी वर्ड का उच्चारण कैसे करना है हमें, और स्वर की शुद्धता, आप उस स्वर को कैसे बोल रहे हो, बिल्कुल सही करेक्ट रूप में बोल रहे हो या नहीं बोल रहे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, तभी हम उसको सही ढंग से लिख सकते थे, है ना। क्योंकि वो तो बताई गई थी सिर्फ पहले जिनके पास ज़्यादा नॉलेज थी उनसे, फिर दूसरे लोगों को दी थी, फिर उन्होंने दूसरी जनरेशन को दी थी, तो जिन्हें हमें दी थी, हमें जिससे पता चला था वेदास, अगर वेदास के बारे में बात करें तो माना जाता है कि वेद व्यास ने उनकी रचना की थी, ठीक है। तो अगर वेद व्यास जी ने की है तो उनके पास कैसे उनके जो एक तरह स्पष्ट रूप आए, कैसे उन्हें पता चला इन सब चीज़ों के बारे में, तो उसके लिए हमें उच्चारण की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत थी कि सही उच्चारण होना चाहिए और शुद्धता होनी चाहिए स्वरों में, ठीक है, जिससे कि हमारा फोनेटिक्स का विकास हुआ या फिर फोनेटिक्स का डेवलपमेंट हुआ। उसके बाद है टेक्निक्स लाइक पद पाठ, मतलब वर्ड बाय वर्ड रेसिटेशन की, एक वर्ड के बाद दूसरा वर्ड तीसरा वर्ड की कैसे बोलना है, वो सारी चीज़ें इसमें आनी थी। शब्द दर शब्द पाठ और क्रम पाठ, क्रम पाठ मतलब स्टेप वाइज रेसिटेशन की, आप पहले क्या बोल रहे हो, फिर दूसरे बारी में क्या बोलना है, तीसरी बारी में क्या बोलना है, तो एक तरह से स्टेप वाइज होना चाहिए सबको, वो सब इंश्योर किया गया था, ऐसी चीज़ों को, ऐसी टेक्निक्स को अपनाया गया था ताकि एरर फ्री ट्रांसमिशन मिले, मतलब किसी भी चीज़ में त्रुटि ना हो, है ना, गलतियां ना हो, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि यस हम सही लिख रहे हैं और सही हम लोगों तक पहुंचाएंगे जो हम लिख रहे हैं, ना। सो स्पेशल स्कॉलर्स नोन एज शिक्षा एक्सपर्ट, जो उस टाइम के स्पेशल स्कॉलर्स थे जिनको शिक्षा एक्सपर्ट बोला जाता था या फिर शिक्षा शास्त्र, डेवलप मेथड्स टू स्टडी फोनेटिक्स एंड प्रोनाउंसिएशन। तो उस टाइम में ही उन्होंने फोनेटिक्स के बारे में और प्रोनाउंसिएशन के बारे में मेथड्स, नए नए मेथड्स को डेवलप किया था, है ना। तो ये एक तरह से रोल था किसका, ओरल ट्रेडिशन का। ओके, उसके बाद आता है अर्ली लिंग्विस्टिक एनालिसिस इन द वेदास। तो अर्ली लिंग्विस्टिक एनालिसिस जो हमने किया था, विश्लेषण किया था वेदास में, वो कैसा था? सबसे पहले ऋग्वेद जो था वो सबसे ओल्डेस्ट वेद माना जाता है और ओल्डेस्ट वेद है, सबसे पुराना वेद, जिसमें कंटेन्स डिस्कशन ऑन लैंग्वेज, जिसमें लैंग्वेज के बारे में लिखा है कि हमें कोई चीज़ बोलनी कैसे है ना, स्पीच के बारे में लिखा है एंड इट्स डिवाइन नेचर, और वो कितना ज़्यादा पवित्र है, एक तरह से दिव्य है, जो हमें भगवान की ओर लेके जाता है या फिर एक भक्ति की ओर लेके जाता है। तो वो सारी चीज़ें उसमें लिखी थी। यासक द्वारा रचित निरुक्त में क्या लिखा था? कठिन वैदिक शब्दों को स्पष्ट करने का एक प्रारंभिक व्युत्पत्ति विज्ञान लिखा था, मतलब वो ग्रंथ था जिसमें ये लिखा हुआ था कि आप कठिन शब्दों को कैसे इजीली तरीके से प्रोनाउंस कर पाओगे या फिर इजीली तरीके से उसका मीनिंग निकाल पाओगे ना। तो डिफरेंट जो वर्ड्स थे, जो डिफिकल्ट जो वर्ड्स थे, उनको एक तरह से उनका एटिमोलॉजिकल जो वर्क है या फिर मीनिंग है वो निकालना कि उस वर्ड की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, उसको हम सरल में कैसे बोल सकते हैं, तो उस चीज़ का एक ग्रंथ था। उसके बाद यासक ने क्या डिस्टिंग्विश किया था, मतलब यासक ने बताया था कि नाउन्स क्या होते हैं जिसको नाम बोलते हैं, ओके, वर्ब क्या होते हैं जिसको अख्यात बोलते हैं, अख्यात, और पार्टिकल्स क्या होते हैं जिसे निपात बोलते हैं या फिर अव्यय बोलते हैं। ओके, तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, इनका क्लासिफिकेशन किया था। अब जो हम आज भी पढ़ते आ रहे हैं ना अपने
टाइम में या फिर अपने ग्रामर में, जैसे नाउन के बारे में पढ़ते हैं, वर्ब के बारे में। और पार्टिकल्स मतलब पार्टिकल्स इन द सेंस कि अव्यय, इट मीन्स कि जिसका कि जो ऐसे शब्द जिसका नाउन किसी भी नाउन पे या फिर किसी भी वर्ब का या फिर किसी भी टेंस का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, जैसे कि लेकिन, बट, और इसका कोई फेमिनिज्म या फिर मैस्कुलिन भी नहीं बना सकते आप, है ना। तो जैसे जैसे कि लेकिन हो गया, जैसे कैसे हो गया, क्या हो गया, तो आप इसका ना ये तो ना ही ये टेंस में चेंज हो सकता है ना, और ना ही आप इसको वर्ब में चेंज कर सकते, ना नाउन में, और ना ही इसका एक तरह से फेमिनिन और मैस्कुलिन भी नहीं बना सकते, मतलब फीमेल वर्जन और मेल वर्जन भी नहीं बना सकते इनका। तो ऐसे वर्ड्स, तो इन सबको डिस्टिंग्विश किया था, क्लासिफाई किया था किसने, यास्क ने, किसमें, अपनी निरुक्त में, ठीक है, निरुक्त जो उनकी ग्रंथ थी उन सब, ताकि जो वर्ड्स हैं उनका एटिमोलॉजिकल मीनिंग या फिर आप बोल सकते हो उनका आसान भाषा में कैसे उनको लिख सकते हैं, वो सारी चीजें बताई थी। सो यह वर्गीकरण आगे के भाषा विज्ञान अध्ययन की आधारशिला बना, जो हम आज भी पढ़ते आ रहे हैं ना। तो ये एक तरह से आधारशिला बना, एक तरह से डिपेंड, अभी भी हम इन सब चीजों को पढ़ते आ रहे हैं, बट हमें ये कोई भी नहीं बताता कि ये सब कहाँ से उत्पन्न हुए थे। हमें आज भी ये लगता है कि इंग्लिश जो है, जो हमारे वर्ड्स हैं, वो कहाँ से आए हैं, इंग्लिश जहाँ से उत्पन्न हुई है एक तरह से यूरोपियन कंट्री से, क्योंकि हमारे ऊपर कॉलोनियल एजुकेशन का बहुत ज्यादा प्रभाव है अभी तक भी। ओके, तो यास्क के निरुक्त ग्रंथ में लिखी थी। उसके बाद आता है पाणिनि। तो पाणिनि जो अपने अष्टाध्यायी के ग्रंथ से बहुत ज्यादा फेमस है, द ग्रामेटिकल ट्रेडिशन। इन्होंने क्या लिखा था, द मोस्ट सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इन इंडियन लिंग्विस्टिक वॉज पाणिनिज अष्टाध्यायी। तो भारतीय भाषा विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण चरण पाणिनि की अष्टाध्यायी थी, जो इन्होंने संस्कृत में, जो संस्कृत की एक वैज्ञानिक और उत्पादक व्याकरणिक प्रणाली थी। इट मीन्स कि एक तरह से इसमें ग्रामर के रूल्स और रेगुलेशंस, इन सब चीजों के बारे में लिखा था किसने, पाणिनि ने। हिज दिस वर्क, मतलब इसमें क्या थे, इस ग्रंथ में कंटेन्स 3959 रूल्स, मतलब इसमें इतने सारे रूल्स थे जो आज भी नहीं है ना। तो कम से कम कितने, अप्रोक्सीमेटली 4000 जो सूत्र थे या नियम थे वो शामिल थे। यूजेस एन अलजेब्रिक अप्रोच विद मेटा रूल्स, कि आप इसमें क्या था, अलजेब्रिक मतलब मैथमेटिक्स को भी इंक्लूड किया हुआ था, और साथ में फॉर्मल जो आपकी औपचारिक विधियां थी उनका भी उपयोग किया था, जो आधुनिक भाषा विज्ञान से मेल खाते हैं, जो आज भी हमें सीखने को मिलते हैं ना। सो इंट्रोड्यूस कॉन्सेप्ट्स लाइक संधि। तो इन्होंने ऐसे कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था, जैसे संधि को, है ना, कि हम जो दो वर्ड्स को तोड़ देते हैं या मिला देते हैं दो वर्ड्स को, वो उसके बाद कारक के बारे में उन्होंने बताया, और धातु के बारे में, जो हमारे मूल शब्द होते हैं या फिर रूट वर्ड होते हैं उनके बारे में इन्होंने बताया था। ऐसे कॉन्सेप्ट कौन लाए थे, पाणिनि की अष्टाध्यायी में ये सब इन चीजों का उल्लेख लिखा गया है, उल्लेख किया गया है। उसके बाद आता है इन्फ्लुएंस ऑफ पाणिनि। तो पाणिनि का क्या इन्फ्लुएंस रहा। कात्यायन जो लेटर ग्रामरियन थे, जो मतलब ग्रामर के बारे में और जिन्होंने अच्छे से लिखा था बाद में, उन्होंने, और पतंजलि ने, है ना, पतंजलि ने एक्सपेंडेड पाणिनिज वर्क। इन्होंने पाणिनि के काम को और भी ज्यादा एक्सपेंड किया, मतलब उसके कार्य को और आगे बढ़ाया। ये जो पतंजलि महाभाष्य, मतलब पतंजलि की जो बुक थी, महाभाष्य ग्रंथ जिसे बोल सकते हो, इसमें इन्होंने क्या दिया था, एक तरह से इन्होंने सिमेंटिक्स के बारे में बताया था। सिमेंटिक्स क्या होता है, कि अर्थ विज्ञान क्या होता है, आप कैसे किसी वर्ड की मीनिंग की उत्पत्ति कर सकते हो, उसको सिमेंटिक्स बोलते हैं। इनके चीजों में, इनके बारे में बताया, और फिलोसफी ऑफ लैंग्वेज के बारे में बताया कि भाषा शास्त्र क्या होता है। इसके बाद आता है पोस्ट पाणिनियन लिंग्विस्टिक एंड फिलोसफिकल अप्रोच, कि जब पाणिनि का जो रूल था, पोस्ट पाणिनि मतलब पाणिनि के जो, एक तरह से पाणिनि का जो समय था उसके बाद का जो काल है, वो उसमें क्या अप्रोचेस यूज हुई थी, फिलोसॉफिकल और लिंग्विस्टिक, कैसे भाषा विज्ञान चेंज हुआ था। तो सबसे पहले बात करते हैं प्राकृत और अपभ्रंश ग्रामर के बारे में या फिर व्याकरण के बारे में। इन एडिशन टू संस्कृत, ग्रामेरियन एनालाइज प्राकृत, मतलब वर्नाकुलर लैंग्वेज जो उस टाइम की थी, मतलब उस, जैसे अब हमारी रीजनल लैंग्वेजेस होती है ना, जैसे हिंदी है, हरियाणवी है, हरियाणवी हमारी रीजनल लैंग्वेज हो गई है, हिंदी हमारी रीजनल लैंग्वेज हो गई है ना। ऐसे ही उस टाइम में जब संस्कृत में ग्रंथ लिखे जा रहे थे, तो उस टाइम में कुछ ऐसे ग्रामेरियंस भी थे, मतलब व्याकरण जो लिखते थे, जो उन चीजों के बारे में बताते थे, उन्होंने एनालाइज किया प्राकृत में भी, प्राकृत को यूज किया ग्रंथ लिखने में। और ये सबसे ज्यादा किस में लिखे गए थे, जैन और बुद्धिस्ट टेक्स्ट में लिखे गए थे, प्राकृत लैंग्वेज में, ठीक है, प्राकृत लैंग्वेज के ग्रंथ। वर्नाकुलर लैंग्वेजेस थी ये, तो जैसे पहले संस्कृत था, फिर उसके बाद पाली लैंग्वेज का यूज हुआ,
फिर उसके बाद एक तरह से प्राकृत हुआ, फिर अपभ्रंश, फिर उसके बाद हिंदी आई। तो एक तरह से भाषा का बिगड़ता हुआ रूप से फिर हिंदी बन गई। जैसे आजकल की जैसे हमारी हिंदी है ना, हिंदी जो है अगर हम बोल रहे हैं, जैसे मैं बोल रही हूँ, ये एक तरह से शुद्ध है, थोड़ी थोड़ी शुद्ध है, ज़्यादा भी नहीं है, क्योंकि हिंदी तो बहुत शुद्ध, तो वही बोल सकते हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य के बारे में पीएचडी कर रहे हैं, तो वो उन सबको ज़्यादा पता था। बट जो हिंदी है, हिंदी का बिगड़ता हुआ रूप क्या है, हरियाणवी, राजस्थानी, है ना, ये सब क्या है, हिंदी से ही उत्पन्न हुए हैं। सारे जो हमारी बोलियां हैं ये हिंदी से ही उत्पन्न हुए। तो ऐसे ही संस्कृत को इन्होंने एक तरह से उसका बिगड़ता हुआ रूप पाली हो गया, पाली के बाद उसका और बिगड़ता हुआ रूप प्राकृत में चला गया, आफ्टर दैट उसके बाद और भी ज्यादा हो गया तो अपभ्रंश में, और उसके बाद उत्पत्ति हुई हिंदी की, है ना। तो ऐसे ही इसका एक तरह से लिंग्विस्टिक या फिर आप बोल सकते हो फिलोसफिकल अप्रोच चली थी। सो स्कॉलर्स लाइक बरुचि, ऑथर ऑफ प्राकृत प्रकाश, ठीक है, इन्होंने प्राकृत प्रकाश लिखी थी बरुचि ने, एंड हेमचंद्र फॉर्मुलेटेड ग्रामर्स फॉर रीजनल लैंग्वेज। जो हेमचंद्र थे, हेमू थे, उन्होंने ऐसी कुछ ग्रामर्स लिखी थी जो रीजनल लैंग्वेजेस में थी। रीजनल मतलब उस टाइम की जो वर्नाकुलर लैंग्वेजेस थी, जो आम लोग जो बोलते थे, ठीक है। तो प्राकृत में लिखी थी या अपभ्रंश में लिखी थी या फिर पाली भाषा में लिखी थी, ओके, इन्होंने। उसके बाद है द सेकंड वन इज सिमेंटिक्स एंड philosophical debates. Indian linguistics also engaged deeply with philosophy of language, particularly through, तो इंडियन लिंग्विस्टिक्स थे जो मतलब उस भाषा विज्ञान थे, उसमें भाषा के दर्शन को और भी कई गहरी चर्चा की गई है, विशेष रूप से निम्नलिखित विचारधाराओं द्वारा। तो अलग अलग विचारधारा थी, ठीक है, पढ़ते हैं उसके बारे में। सबसे पहले जैसे मीमांसा स्कूल जो जैमिनी ने एक तरह से इंट्रोड्यूस किया था, एंड शबर स्वामी, सो दे एनालाइज्ड हाउ मीनिंग्स अराइजेज फ्रॉम वर्ड्स एंड सेंटेंसेस, की कैसे मीनिंग अराइज होते हैं किसी वर्ड से, किसी सेंटेंसेस से। इसका मतलब इन्होंने सिमेंटिक्स पे ध्यान दिया, क्रूशियल फॉर इंटरप्रेटिंग वैदिक टेक्स्ट, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे कि हम वैदिक टेक्स्ट को कैसे बदलें। अब वैदिक टेक्स्ट थे जो अलग अलग लैंग्वेजेस में बदले गए हैं, इंग्लिश में भी, संस्कृत में तो थे ही, हिंदी में भी, है ना, अलग, और दूसरी मुगल जो पर्शियन लैंग्वेजेस हैं उसमें कन्वर्ट हुए, तो उसके लिए हमें उनके मीनिंग को जानने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी। तो ये इन्होंने एनालाइज किया था कि कैसे हो सकता है ना, हाउ मीनिंग अराइजेस फ्रॉम वर्ड्स, की कैसे अराइज होते हैं, कैसे हम वाक्य के अर्थ की व्याख्या करते हैं, ओके। सो उसके बाद है न्याय दर्शन, जो गौतम और वात्स्यायन, इन्होंने क्या बोला था कि स्टडीड लॉजिक एंड लैंग्वेज इंक्लूडिंग वर्ड मीनिंग रिलेशंस। तो इन्होंने लॉजिक और लैंग्वेज पे बात की थी, इट मीन्स कि तर्क शास्त्र और भाषा का अध्ययन किया था, जिसमें विशेष रूप से शब्द व्याख्या संबंधी पर ध्यान केंद्रित किया था, कि वर्ड का मीनिंग के साथ क्या रिलेशन है, कैसे वो रिलेटेड है एक दूसरे के साथ, उस पर उन्होंने ज़्यादा ध्यान दिया था। उसके बाद है भृतहरि, जो 5वीं सदी ईस्वी में थे, और वाक्यपदियम स्वफ मतलब अर्थ की अविभाज्य इकाई। तो जो भृतहरि थे और वाक्यपदियम थे, इन्होंने क्या किया था, स्वफ्ट को प्रस्तुत किया था। इसका मतलब क्या था कि इंडिविजिबल यूनिट ऑफ मीनिंग की, एक ऐसी यूनिट मीनिंग की, मतलब सबसे छोटी इकाई जिसका कोई, फिर उसके बाद अगर हम उसे तोड़ दे तो उसका कोई मीनिंग नहीं निकलेगा, है ना। तो उसका कॉन्सेप्ट लेकर आए थे ये भरतहरि। इन्होंने स्फोट का सिद्धांत प्रस्तुत किया था कि अर्थ की अविभाज्य इकाई की, एक ऐसी छोटी इकाई जिसके बाद अगर हम किसी वर्ड को तोड़ेंगे तो कोई मीनिंग नहीं निकलेगा, और वाक्य के समग्र अर्थ की अवधारणा विकसित की थी, ओके, इन्होंने भृतहरि और वाक्यपदियम ने। नेक्स्ट इज लिंग्विस्टिक ट्रेडिशन इन मेडिवल एंड मॉडर्न इंडिया। तो अभी हमने पढ़ा था इससे पहले वैदिक काल में, कि वैदिक काल में कैसा था, फिर थोड़ा हमने बुद्धिस्ट और जैनिज्म में पढ़ा, तब रीजनल लैंग्वेज की ज़्यादा शुरुआत हो गई थी। फिर उसके बाद आता है लिंग्विस्टिक ट्रेडिशन मेडिवल पीरियड में, जो मुगल पीरियड था उसमें कैसे थे, और मॉडर्न इंडिया में मतलब कॉलोनियल राज में कैसे थे, या ब्रिटिशर्स के राज में कैसे थे। तो द स्टडी ऑफ लैंग्वेज कॉन्टिन्यूड विद रघुनाथ शिरोमणि, जो लैंग्वेज की स्टडी थी वो कंटिन्यू रही, किसके साथ, रघुनाथ शिरोमणि, जो नव्य न्याय स्कूल को सपोर्ट करते थे। और ये जो नव्य न्याय स्कूल है ये अद्वैत वेदांत को क्या करता था, सपोर्ट करता था। इसका मतलब ये बोलते थे कि भगवान और आत्मा एक ही है, ब्रह्मा और आत्मा एक ही है ना, कोई अलग यूनिट नहीं है। तो नव्य न्याय स्कूल की अगर हम एक तरह से ज्यादा जानकारी लें, नव्य न्याय स्कूल जिन्होंने फाउंड किया था उनका नाम था गंगेश उपाध्याय, है ना, गंगेश उपाध्याय, जो उस टाइम के मिथिला यूनिवर्सिटी के वीसी रहे थे। और उसके बाद रघुनाथ शिरोमणि ने इसे सपोर्ट किया था बाद में, किसे, नव्य न्याय स्कूल को। सो इसमें इन्होंने बढ़ाया था कि सिमेंटिक थ्योरीज को रिफाइन किया था,
और अच्छे रूप से उनको आगे बढ़ाया था और उनका विश्लेषण किया था। उसके बाद है मेडिवल जैन एंड बुद्धिस्ट स्कॉलर्स एक्सपेंडेड लिंग्विस्टिक एनालिसिस टू रीजनल लैंग्वेज। जो मेडिवल जैन और बुद्धिस्ट काल के जो स्कॉलर्स थे, उन्होंने लिंग्विस्टिक जो भाषा थी उनको रीजनल लैंग्वेज में एक्सपेंड किया था, मतलब कन्वर्ट किया था। जो उस टाइम की वर्नाकुलर लैंग्वेजेस थी उसमें उन्होंने उसको एक्सपेंड करा था। द कॉलोनियल पीरियड सो यूरोपियन स्कॉलर्स लाइक विलियम जोन्स 1786 में लिंकिंग संस्कृत टू इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस स्पार्किंग हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक। तो कॉलोनियल पीरियड में भी हमने इसका प्रभाव देखा। जो यूरोपियन स्कॉलर्स थे जैसे विलियम जोन्स थे, इन्होंने क्या किया था, संस्कृत को इंडो यूरोपियन भाषा परिवार से जोड़ा था। एक तरह से इन्होंने संस्कृत से जो हम इनका जो यूरोपियन जो टेक्स्ट थे, मतलब इंग्लिश में इन्होंने ट्रांसलेट किया था, है ना, उन संस्कृत टेक्स्ट को, जिससे ऐतिहासिक भाषा विज्ञान का विकास हुआ। जिससे फिर जो संस्कृत थे वो किस में ट्रांसलेट हो गई, संस्कृत की जो ग्रंथ थे, किताबें थी, वो सब इंग्लिश में ट्रांसलेट हो गई, जिससे हमारी जो ऐतिहासिक मतलब मॉडर्न जो लैंग्वेज है उसका निर्माण हुआ था, है ना, मॉडर्न लैंग्वेज का की उत्पत्ति हुई थी। किस टाइम में, कॉलोनियल पीरियड में। ये थी आज की हमारी क्लास, थोड़ी सी हिस्टोरिकल पॉइंट से रिलेटेड ज़्यादा थी। आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा, और अगर कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और चैनल से भी जुड़ सकते हैं। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो और शेयर कर दो टू ऑल अदर ITEP स्टूडेंट्स हु आर परसुइंग ITEP कोर्स। So thank you so much student for watching the video and have a nice day. Thank you. Bye.